हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। घटना चक्र इन्वायरमेंट में आज है लेक्चर नंबर 19। तो घटना चक्र आप कंटिन्यू आई होप कर ही रहे होंगे। तो घटना चक्र बहुत जल्दी आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट होने वाला है। जो हफ्ता आएगा, मतलब जो वीक नया रहेगा, उस वीक में लगभग आज कितनी तारीख है, 10 तारीख के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट। उसके बाद अभी आपका एनसीईआरटी चल रहा है, क्लास 6 की एनसीईआरटी कर आज कंप्लीट हो जाएगी, आप उसको करिए। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसमें मैं बताऊंगी आपको, फटाफट हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। 6 to 12 एनसीईआरटी कराई जा रही है, घटना चक्र कराया जा रहा है, आरओ टेस्ट भी कराई जा रही है। और आपके लिए बहुत सारी चीजें आती हैं। और करंट अफेयर दृष्टि का जो वन लाइनर है, 2 अगस्त 2022 से लेके 2023 तक का पूरा करंट अफेयर है, उसको भी आप करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका ये घटना चक्र। और हाँ, अगर आप आरओ की प्रिपरेशन करें तो 2-3 महीने बाद एग्जाम है, तो प्लीज 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 हमारे चैनल पे सारे वीडियोस देख डालिए। इतना श्योर हूं मैं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे और आना, और खुद कमेंट करके बताओगे। ओके। तो अब हम करेंगे समुद्री प्रदूषण। इसके बाद इसके पहले हमने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण पढ़ लिया है, अब समुद्री प्रदूषण पढ़ते हैं। तो वर्तमान समुद्र में बढ़ रहा प्रदूषण चिंता का मतलब विषय है। ध्यातव्य कि CO2 के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है तथा मानव जनित क्रियाकलापों से उत्पादित 1/3 CO2 को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन हेतु यह बफर जोन की तरह कार्य करता है। तो CO2 में वृद्धि समुद्री अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है, और जिससे प्लैंकटन की उत्पादन में कमी होती है, कार्बोनेट आयन में कमी आती है, और पादप प्लव की डिंभकों में उत्तरजीविता प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रवाल विरंजन होता है, जिससे कोरल रीफ वृद्धि में बाधा होता है। और कार्बोनेट आयन में कमी होती है, जिससे कैल्सिफिकेशन में बाधा होती है और कंकाल निर्माण में बाधा होती है। तो समुद्री अम्लीयता में वृद्धि के दुष्प्रभाव हैं। तो अनुसंधान से ये बात सामने आई कि समुद्र द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 का शोषण करना वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है। समुद्री अम्लीयता में यह बढ़ोतरी प्रवाल विरंजन मतलब कोरल ब्लीचिंग की घटना से के लिए उत्तरदायी है। महासागरों में बढ़ते अम्लीकरण के कारण कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार प्रभाव प्रवाल भित्ति एवं डिंभक पादपों पर भी पड़ता है। समुद्री अपवेलिंग शामिल है इसमें, इसके द्वारा होता है। और नाइट्रोजन की मात्रा में भी वृद्धि होती है, और नाइट्रोजन की अधिक मात्रा शैवालों को तीव्र वृद्धि को प्रेरित करती है, और जिससे पूरा का पूरा समुद्र मतलब क्या होता है, समुद्र में प्रदूषण होता है। उल्लेखनीय 1948 जेनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया था। और गठन किया गया था, उसका उस समय वास्तविक नाम था अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार मतलब इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन IMCO था। लेकिन वर्ष 1982 में इस संगठन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय ब्रिटेन में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा संबंधी उपाय करने और पोतों में होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदारी दी गई है। भारत, अब क्वेश्चन करते हैं, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का के क्या कारक तत्व हो सकते हैं? तो वह है जारनद मुख में पोषक का प्रस्राव, मानसून में भूमि जलवार, और समुद्रों में प्रवाह। तो ये ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो वह लंदन में। और वर्ष 1948 में जिनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया, जिसका उस समय वास्तविक नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन रखा गया था। दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल और रासायनिक समुद्रों के सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दे दी है। इससे SACEP क्या है तो दक्षिण एशिया कंपैटिबिलिटी पर्यावरण कार्यक्रम, या दक्षिण एशिया सरकार सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। तो क्या है, वह है दक्षिण अफ्रीका सहकारी कार्यक्रम। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर है, महासागरों के अम्लीकरण बढ़ रहा है, इस घटना को क्यों चिंता का विषय माना जाता है? क्योंकि कैल्शियम पादप प्लव की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। और ये सही है। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, ये भी सही है। और कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, ये भी सही है। और चौथा, मेघ
बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, ये गलत है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्या है, ध्वनि प्रदूषण, इसको भी हम कर लेंगे। किसी वस्तु के उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं, और तेज ध्वनि के वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बगैर उत्पादन करने को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यह अवांछित ध्वनि मानव वर्ग में अशांति व बेचैनी उत्पन्न करती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। इसे यह नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के काम को सराहने की दृष्टि से किया गया था। तो ध्वनि स्रोत क्या है? तो पत्तियों की सरसराहट, ये भी याद कर लीजिए, ये टेबल याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो पत्ती की सरसराहट में 20 डेसिबल की ध्वनि होती है, और फुसफुसाहट, जब फुसफुसा की बात करते हैं तो 30 डेसिबल की होती है, और जब कमरे शांत या कार्यालय की ध्वनि होती है तो 40 डेसिबल होती है, और सामान्य बातचीत के समय की ध्वनि होती है 60 डेसिबल, और ट्रक की आवाज होती है 80 से 85 डेसिबल, और जेट इंजन की आवाज होती है 120 डेसिबल, और जेट प्लेन का उतरना होता है 150 डेसिबल का, और रॉकेट इंजन होता है 180 डेसिबल का। तो ध्यातव्य है कि ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों में उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम को मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है? तो वह है जेट उड़ान, क्योंकि यहाँ पर लगभग कितनी है, 180 डेसिबल, 150 डेसिबल का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर होगा? तो वह था 20 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो वह करते हैं डेसिबल का। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो अनयोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोष युक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। इसलिए आप देखते होंगे सड़कों के किनारे पौधे लगाए जाते हैं ताकि वो ध्वनि प्रदूषण को कवर अप करें। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण के लिए। अब मृदा प्रदूषण देखेंगे, तो अभी सॉइल कैंपेन चला था सतगुरु महाराज के द्वारा, तो आप हमने अगर थोड़ा भी न्यूज देखा होगा तो जानते होंगे सतगुरु महाराज जी सॉइल प्रदूषण को लेके बहुत बड़ा मुहिम चलाए थे, यह है चलाए हैं। उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिसमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण प्रमुख है। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में पहुंचती है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करती है। तो जैसे कि भूमिगत जल संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं बहुत सारे केमिकल वगैरह जैव रसायनों से, जैसे कार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट, नाइट्रोजन घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मतलब यूट्रोफिकेशन को बढ़ाते हैं और नाइट्रोजन पेयजल को भी प्रदूषित करते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा भूमि के जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो खाद्य उर्वरक है समुद्री प्रवाह में विषैला प्रभाव और फास्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, शैवाल वृद्धि में दुष्प्रभाव, और जिससे सूर्य के प्रकाश को रोकना और मछली और समुद्री जीवों के लिए विष की तरह कार्य करना, उपयोगी समुद्री घास को नष्ट करना और समुद्री पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव डालना। अगला है उर्वरक पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा में प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। और कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान और फेरेट और ट्राइएजोफॉस आदि को इस्तेमाल पीड़ानाशक या कीटनाशक के रूप में कृषि में किया जाता है। इन रसायनों का खाद्य पदार्थों में संचय होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे कि इन 18 कीटनाशकों में से 1 से लेकर 12 तक को तत्काल प्रभाव तथा 6 से 31 दिसंबर 2020 से प्रतिबंधित किया गया है। 18 कीटनाशक कौन से हैं? बेनोमाइल, कार्बराइल, डाइजीनोन और फेनारिमोन और कैंथियान और लिनुरान और मेथाक्सीएथिल, मरकरी क्लोराइड, सोडियम साइनाइड और मेथिल पैराथियान और थियोमेटान और ट्राइडेमार्फ और ट्राइफ्लोरिन, ये सब जो है। तो मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग होती है, वनों की कमी होती है, पेस्टिसाइड एवं खतरनाक रसायन द्वारा उर्वरक में ह्रास होता है, फसल की गुणवत्ता खराब होती है और राजस्व की हानि होती है। जल प्रदूषण से लेड व आर्सेनिक से गंभीर बीमारियां होती हैं और पादपों के अंदर प्रदूषकों का प्रभाव खाद्य श्रृंखला द्वारा जीव जंतुओं को अंदर प्रवेश होता है। मृदा क्षारीयता बढ़ती है, मृदा अम्लीयता बढ़ती है, मृदा अपरदन होता है, बाढ़, सूखा आता है और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होती है और आहार श्रृंखला प्रभावित होती है।
तो नाइट्रोजन प्रदूषण से क्या होगा? कृषि मृदाओं में कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरक से पादपों को नाइट्रेट के रूप में 33% प्राप्त होता है कृत्रिम रूप से। पर्यावरण नाइट्रोजन को ऑक्साइडों के रूप में निर्मुक्त करता है। नाइट्रोजन प्रदूषण होता है। मवेशी अपशिष्ट अमोनियम सह उत्पाद के रूप में निर्मुक्त होते हैं और कुक्कुट अपशिष्ट भी अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। तो ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो उससे होता है उपर्युक्त सभी, मतलब जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण सब होता है। अगला है, भारत में कार्बोफ्यूरेंस, मेथिल पैराथियान और फ्लोरेट और ट्राइएजोफॉस के इस्तेमाल अधिकांश को आशंका से देखा जाता है। रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो कृषि कीड़ानाशक के रूप में। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करने, कृषि मृदाएं पर्यावरण नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं, मवेशी पर्यावरण अमोनिया निर्मुक्त करते हैं और कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। 2019 आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताया गया ही है। और खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? तो इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है और मृदा कटाव कम होता है। और प्रयुक्त सभी, तो प्रयुक्त सभी आरओ एआरओ मेन से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। निम्न कथनों, कथन और कारण को देखना है। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है और उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो ये जो कथन कारण दोनों ही सही है। यूपीपीसी जीआईसी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है प्लास्टिक प्रदूषण। तो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं तो पॉलीथीन कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। ये एथिलीन C2H4 का पॉलीमर होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं जिसका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है। यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियां उपयोग के बाद फेंके जाने पर स्वतः नष्ट नहीं होती हैं और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। इसकी खोज वर्ष 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर जर्मनी ने की। इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एकल बंध द्वारा द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गैलिलियो नत्था तथा कार्ल जिगलर को 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1963 में। प्लास्टिक के थैले के क्षय होने में अत्यधिक समय लगता है और प्लास्टिक का थैला एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। यह अक्षयीकरण प्रदूषक है पदार्थ है जो मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण में प्रदूषित होने का कार्य करता है। तो प्लास्टिक, लोहा, आयरन, लेड इत्यादि पदार्थ अम्लीकरण मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है जो कि जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। इसका विघटन क्रिया कम होती है। ठीक है। पॉलिथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो बनी होती है किसकी? तो पॉलीमर से बनी थी। पॉलिथीन पॉलीमर से बनी होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणु से नष्ट नहीं होती है? तो वो होती है प्लास्टिक। प्लास्टिक जीवाणु से नष्ट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाले सूक्ष्म कणिकाओं की में अत्यधिक चिंता क्यों है? तो ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं, इसलिए आईएएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो ऑब्वियसली प्लास्टिक में। रेडियोधर्मी और गैसीय प्रदूषण ये भी कर लेते हैं। तो 26 अप्रैल 1986 को सोवियत रूस में चार्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई। मानवीय मूल के कारण घातक रेडियोधर्मी का वातावरण में प्रविष्ट हो गए जिससे व्यक्ति हताहत हुए और ध्यातव्य विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाला विकिरण रेडियो एक्टिव प्रदूषण का स्रोत है। यह विकिरण जीवों के ऊतकों एवं अंगों की क्षति का पहुंचाकर उनकी कार्यप्रणाली को में बाधा उत्पन्न करता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से प्रभाव क्या होता है? कायिक मतलब शारीरिक शरीर पर और आनुवांशिक प्रभाव भी पड़ते हैं मतलब डीएनए पर। ऊतक का व अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्य प्रणाली में उत्पन्न बाधा, एनीमिया व रक्ताल्पता आदि के कारण मृत्यु। और आनुवांशिक क्या होता है? ड्रासोफिला पर अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि इससे परिवर्तन दर में वृद्धि होती है, आनुवांशिक गुणों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो भोपाल के यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक 610 में 2 दिसंबर 1984 की रात 10 बजे जल प्रवेश कर गया जिससे 42 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भरी थी। जल को रासायनिक क्रिया के बाद टैंक का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। उच्च तापमान सहन क्षमता इतनी न होने के कारण गैस टावरों को खोलना पड़ा। विषाक्त गैस हवा में घुलने लगी और 3 दिसंबर की सुबह 2:10 खतरे का सायरन बजाया गया और 4 बजे गैसों का रिसाव पर काबू पा लिया गया। राज्य सरकार के अनुसार इस त्रासदी से लगभग 4,000 से अधिक लोग मारे गए और बाद में गैस जनित रोगों से हजारों लोग की गंभीर रूप से पीड़ित हुए। मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या है? CH3NOCO
है, जो कि एक रंगहीन आंसू उत्प्रेरक मतलब टीयर इंड्यूसिंग ज्वलनशील गैस है। ये गैस बहुत विषैली होती है। इस गैस का प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशक के उत्पादन में किया जाता है और नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय उसमें मतलब थर्मल पावर के का कारक है। विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी एवं तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है। इस तरह की गर्म जल से जल स्रोतों के जल के ताप में हानिकारक वृद्धि हो जाती है। इसे ही ऊष्मीय प्रदूषक कहा जाता है। अब क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी मिसाल मिक रिसाव की घटना कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 की हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिस गई थी वह थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो वो कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसने से बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी? तो सेम क्वेश्चन, MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये देखिए 1991 2001 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस द्वारा। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड और आरओ 2014 में। और चार्नोबिल दुर्घटना संबंधित है किससे? नाभिकीय दुर्घटना से। तो चार्नोबिल बहुत ही खतरनाक घटना हुई थी। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो ये पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है और ये सही है, दूसरा गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान डालता है, ये सही है। ये कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 सही है। यूपीपीसी 2009 में पूछा गया है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है किसका? ऊष्मीय प्रदूषण का। अब जैव उपचार देखते हैं, तो सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले टॉक्सिक प्रदूषण पदार्थों को निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचार कहलाती है। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषणों को हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जाता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। ये प्रकृति में घटित होने वाले जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन या प्रदूषण को स्वच्छ रखने की तकनीक है। जैव उपचार का प्रयोग सतही जल, भूमिगत जल व मृदा आदि साफ करने में किया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर जैव उपचार की तकनीकी देखेंगे हम इन सिटू और एक्स सिटू मतलब बाह्य स्थान पर और स्वस्थान पे, जो जहाँ से ऑलरेडी रहता है मतलब हैबिटेट खुद के स्थान पे। बायोवेटिंग क्या होता है? जल प्रदूषण गहराई में हो तो कूप के माध्यम से वायु एवं पोषक तत्वों को मृदा में मिलाया जाता है। जल छिड़काव बायो क्या होती है? स्पार्गिंग भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाई जाती है। और बायो स्टिमुलेशन क्या होता है? पोषक तत्वों को मृदा में भेजकर सूक्ष्म जीवों का वृद्धि सहयोग किया जाता है। और क्या है? बायो अग्मेंटेशन क्या है? अग्मेंटेशन अन्य स्थान से सूक्ष्म जीवों को लाकर प्रदूषित स्थान पर उनकी संख्या बढ़ाना। तो बाय और एक्सुटिव क्या होता है? कंपोस्टिंग क्या होती है? कृषि अपशिष्ट को मिश्रित कर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करना। और लैंड फॉर्मिंग क्या होता है? मृदा को खोद कर फैला दिया जाना और एवं बारंबार जुताई की जाती है जिससे सूक्ष्म जीव प्रेरित होते हैं। और क्या है? बायोफिल्स क्या होता है? तो लैंड फॉर्मिंग व कंपोस्टिंग का सम्मिलित रूप होता है। इसमें पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से संदूषित सतह के उपचार में प्रयोग लिया जाता है। और बायो रिएक्टर क्या होते हैं? कृत्रिम नियंत्रित तंत्र के माध्यम से प्रदूषित पदार्थों के जल का उपचार करते हैं। जैवोपचारक के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित किया जाता है। तो सब चीजें हैं, अब देख लीजिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन के थ्रू सब कर लेंगे। तो जैव मतलब बायो रिमेडिएशन से क्या तात्पर्य है? तो इससे है कि जैव द्वारा पर्यावरण से विषैले टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन करना। अगला है, प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैव मतलब बायो रेमेडिएशन तकनीक में कौन सा लाभ होता है? तो कौन सा लाभ होता है ये देखेंगे हम। तो पहला होता है, ये प्रकृति में घटित होने वाले जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है, सही है। कैडमियम तथा लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी प्रदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारक द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जाता है। तो ये जो है गलत है। जैवोपचारक के लिए विशेष अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करके अनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया, देख लीजिएगा आप। हाल में आयल आयल जयपर समाचार में था, तो ये करंट की न्यूज है। तो क्या था वो? तो वह था एक तैलीय पंख या बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी थी। तो यूरो मानक क्या होता है? अब इसको देखेंगे। यूरोपीय उत्सर्जक मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है जो यूरोप में सभी वाहनों पर लागू किए जाते हैं। वर्तमान समय में नाइट्रोजन
नाइट्रोजन ऑक्साइड सभी हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड पार्टिकुलेट मैटर पीएम संबंधी उत्सर्जनों पर यह नियामक लागू होते हैं। ध्यातव्य है कि मोटर वाहनों से प्रदूषण गैस उत्सर्जित होती है। इन गैसों का कड़की पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय संघ जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किया है उसे यूरो मानक कहते हैं। ध्यातव्य है कि यूरोपीय देशों में 1992 में यूरो 1 मानक तथा 1996 में यूरो सेकेंड मानक लागू कर दिया गया था। तो आगे है, इस तरह से इंडिया में भी किया गया है। तो यहाँ पर यूरो 5 है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। तो और इंडिया में बीएस क्या है? उल्लेखनीय है कि हाल ही प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए नई दिल्ली में आई इवन फॉर्मूला लागू किया गया है। ध्यातव्य है कि 1 अप्रैल 2017 से BS-6 मतलब 4 भारत मानक में लागू कर दिया गया और अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2020 से भारत में केवल उन्हीं वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन हो सकेगा जिसमें BS-6 मानक वाले इंजन का प्रयोग किया जाएगा। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये वाहन में उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसके गैसों में से कौन सा इसके अंतर्गत आच्छादित है? तो है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड सब। यूरो सेकेंड मानक को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 0.05% या इससे कम। यूरो नॉर्म्स से स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस है कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रदूषण एवं रोग प्रदूषण एवं रोग क्या होता है? तो प्रदूषण से मानव व पेड़ पौधे दोनों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मानव जनित प्रदूषण भी इस समस्या के लिए उत्तरदायी। स्वचालित वाहन वायु प्रदूषण एवं सब इसके लिए जिम्मेदार है। स्वचालित वाहन, तो इसके पहले आप प्रदूषण के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो किससे ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, तो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे, तो जिससे सबका सारा क्लियर हो जाएगा। स्वचालित वाहन निर्माता का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? तो वह है लेड। लेड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचक तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। शरीर में स्वास्थ्य अथवा खाने से पहुंचा शीशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। पेट्रोल में शीशे का उपयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो वो स्रोत कौन से हैं? एक प्रगलन इकाइयां हैं, दूसरा पेंट है और पेन कल में नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आयुष 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो पारा मिनीमाता डिजीज होता है, सही है। सही है। कैडमियम से टाई टाई बीमारी होती है, ये भी सही है। नाइट्रोएट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये भी सही है। और फ्लोराइड आयन से अपच होता है, तो गलत है। फ्लोराइड आयन की अधिकता से दांतों की बीमारी जैसे फ्लोरोसिस कहा जाता है, होता है। और ये मिलान करना है, मिलान नहीं करना, देखना है कौन सा सही है। तो समानता प्रयुक्त अभियुक्त पदार्थ उनमें पाए जाते हैं जहाँ संभावित अथवा अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन होता है, सही है। लिपस्टिक में शीशा होता है, सही है। शीतल पेय में क्या होता है? ब्रोमियम वनस्पति तेल होता है, ये भी सही है। चाइनीज चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूमेटा होता है, ये भी सही है। डी ऑप्शन सही है। ये भी है, मिलान करना है ए और बी का। एस्बेस्टस धूल किस से क्या होता है? तो एस्बेस्टस धूल से जो होता है फेफड़ों की बीमारी होती है। शीशा से क्या होता है? शीशा से होता है मस्तिष्क की बीमारी है। पारस से क्या होता है? पारस से होता है उधर मतलब उधर हृदय की बीमारी, और कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है फेफड़ों की बीमारी। सर से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद कर लीजिए, पूछ लेता है। तो ये भी मिलान करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वास संबंधी बीमारी होती है। का नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से कैंसर होता है। और धूल के कण से क्या होता है? धूल के कण से अ, धूल के कण से क्या होता है? धूल के कण से होता है, मिलान मैंने गलत किया क्या? हाँ, गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है लीवर और किडनी। एक मिनट, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है लीवर किडनी की क्षति होती है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड से कैंसर होता है। धूल के कण से श्वास संबंधी रोग होते हैं। और शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पीपी से 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी देखना है कौन कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत के इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सभी के सभी।
अगला क्वेश्चन है, अनाजों तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिमाण स्वरूप अवशेषों का उत्पादन होता है, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो होते हैं फफूंदी द्वारा। कई घरेलू उत्पादों जैसे कि गद्दों और फर्नीचर की गद्दियां अपहोल्स्टरी में ब्रोमीन ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदक का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है? तो उनमें पर्यावरण नाभिकीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता होती है। सही है। वे मनुष्य और पशुओं में संचित होते हैं, ये भी सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है कितना होता है? तो वो होता है 5 माइक्रोन से कम। विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योगों द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता क्यों है? क्योंकि वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल की मृदा को प्रभावित कर सकते हैं। सही है। वे खाद्य श्रृंखला को प्रविष्ट हो सकते हैं, ये भी सही है। वे मुक्त मूलकों का उत्पादन विमोचित कर सकते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही है। तो प्रदूषक विविध विविध भी कर लेते हैं। तो लेखनी के एस्बेस्टस फाइबर में धीरे वातावरण ज्यादा देर तक रहने से एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। इससे फेफड़ों मतलब लंग से संबंधित बीमारी हो जाती है। मेसोथेलियोमा नामक कैंसर उत्पन्न हो जाता है। एस्बेस्टस, डीडीटी एवं प्लास्टिक प्रदूषण ऐसे कारक हैं जो जैवीय रूप से अपघटित नहीं होते हैं तथा जबकि मल जैवीय रूप से अपघटित हो जाता है। ला नीना के मौसमी कारण प्रशांत महासागर में हवाओं का बर्फीला बना देती है। इसके कारण जनवरी 2012 में उत्तर भारत में साधारण ठंड पड़ती है। सरसों के बीज के मिश्रण के रूप में समानता अर्जिमोन के बीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, इसमें ज्यादा जो भी है क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? तो वो होता है मल। और 2012 से जनवरी माह में कौन सी मौसमी कारक था जो उत्तर प्रदेश में ज्यादा ठंड का कारण बना? तो ला नीना था। सरसों के बीज के अपमिश्रण के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रयोग में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है अर्जिमोना के बीज को। और इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण का शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और तो उपरोक्त में से कौन सा उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों कोयला दहन के उत्सर्जन होता है? तो वो होता है सब के सब सही है। ये मिलान करना अम्ल वर्षा किससे होती है? तो अम्ल होता है सल्फर डाइऑक्साइड से। प्रकाश रासायनिक धुंध जो फैलता है वो किससे फैलता है? तो फैलता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। ओजोन परत का क्षरण किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक का दायित्व आरंभ किया गया? तो वह है ई अपशिष्ट प्रबंधन हस्तांतरण नियम 2011 से। निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता अथवा R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध करती है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्र उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार के लिए। ये ISPD 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन समर्थित सीएनजी और एचसीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह सीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन को विलोपन करना है। ईंधन तो गलत है। ईंधन के रूप में यह सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन कम करता है। और बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन कार्बन का आयात के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जाता है, ये भी सही है। 2, 3 सही है। और बाकी सीएनजी तथा एससीएनजी ईंधन का कम खरीदीला बनाती है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो 2, 3 सही है। तो हाइड्रोजन मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है और सीएनजी की तुलना में एससीएनजी के प्रयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के उत्सर्जन में पर्याप्त कमी आती है, तथापि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन विलोपन नहीं होता है। इस कारण प्रसंगत 1 और 2 सही है। एक गलत है जबकि 2 सही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा बसों में सीएनजी के रूप में 18 से 20% 5वें भाग तक का हाइड्रोजन मिलाए जाने की को स्वीकृति दी गई है। अब है जल संरक्षण, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आर ओ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और करते रहिए। और जो आपका एक करंट अफेयर दृष्टि का वन लाइनर 2022 से लेके 23 तक का, अगस्त से 2022 से लेके 2 अगस्त 2020 तक का है, उसको भी आप करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।